हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से कल के लिए सॉरी बोल रही हूँ कि मैं कोई अपडेट भी नहीं दे पाई। मैंने कोई पोस्ट नहीं किया कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन का ना रिचार्ज ख़त्म हो गया था। इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मुझे वेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो रिचार्ज है वो मेरे पापा और भैया ही कराते हैं। मेरे पास तो पैसे रहते नहीं, इसीलिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा और तब जा कर के रिचार्ज हुआ है आज। और मैं अभी बैठी हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को वेट कराया। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, माई मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 8। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इनकी विंग उठ करके जब मिरर के सामने खड़ा हुआ था और उसने अपनी बॉडी को देखा, अपनी अपनी बॉडी में जो जो वांग जी उसे ना ऑइंटमेंट लगाने के लिए दे गया था, उसे देखा। तो वो देख करके एकदम पहले तो बहुत कंफ्यूज था, फिर धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आया और उसे ना हल्की इमेजेस आ रही थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे वो कितना ज़्यादा उस मैन ने उसे कितना इंजर्ड किया। ये सब देख करके वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और जिसकी वजह से बहुत ज़ोर से चीखा था। और यहाँ जो वांगी उसके लिए खाना लेने आया था किचन में, जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भागते हुए रूम पे गया। और वांगजी के ब्रदर, जो वांगजी के रूम के बगल में ही रहते हैं, उन्होंने भी उसकी आवाज़ सुनी। मतलब सभी लोगों ने सुन ली थी, क्योंकि विंग बहुत तेज़ी से चीखा था, बहुत ज़ोर से। तो अब हम आगे देखते हैं। वांगजी जब भागते हुए रूम में पहुंचा और उसने सीधे डोर ओपन करके देखा, तो जो वो देखा ना, तो एकदम से 2 मिनट के लिए तो वो अपनी ही जगह ना स्टेचू की तरह वहाँ खड़ा रहा। और जो लैन से चैन है वो भी उसके पीछे आए। और जियांग चैंग है एंड उसके उसके फादर है, डैड है, अंकल, सभी लोग ऊपर आ रहे थे बोलते हुए कि क्या बात है, क्या हुआ। तो लैन से चैन ने कहा, वांगजी क्या हुआ, तुम यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो। उन्होंने फिर अंदर की तरफ देखा तो वो भी एकदम से शॉक होकर के खड़े हो गए। वांग जी ने जब सुना कि उसके ब्रदर उससे पूछ रहे हैं, तो उसने सबसे पहले वो अंदर गया और बिना कुछ किए, उसने बिना कुछ कहे ही उसने अपने रूम का डोर लॉक किया। क्योंकि सामने जो वीन था उसने अपने क्लोथ को ओपन किए हुए थे, सामने से पूरी बॉडी के क्लोथ ओपन किए थे। और वो देख रहा था कि उसके स्क्रैचेस वगैरह जो थे वो खुद को इतना ज़्यादा रब कर रहा था, अपनी अपने हाथ को अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा रब कर रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। रोते हुए बोला था कि नहीं नहीं, ये ना गंदा है, ये कितना डर्टी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये ना जाता क्यों नहीं है, मेरी बॉडी से क्यों नहीं जा रहा है। वो बहुत रो रहा था और सिसक सिसक के रोते हुए वो इस तरह कह रहा था। जब वांगजी उसके पास जल्दी से पहुंचा और उसने विंग का हाथ पकड़ा, जिस हाथों से वो अपनी तेज़ी से जो उसकी अपनी नेल से बहुत ज़्यादा उसमें अपनी बॉडी पे रब कर रहा था, स्केचेस कर रहा था, जिसकी वजह से ना उसकी बॉडी से अब हल्का ब्लड आने लगा था और उसे इतना डर्टी लग रही थी अपनी बॉडी। बोल रहा था कि ये बहुत डर्टी है, बहुत डर्टी है, ये ना जाते क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, सिर्फ रोते हुए बोल रहा था। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा, सबसे पहले उसके दोनों हाथ पकड़े विंग के और बोलता है कि विंग शांत हो जाओ, क्या हुआ विंग, क्या हुआ विंग, शांत हो जाओ। विंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, वो छटपटाने लगा, अपना हाथ वांगजी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कहता है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे टच मत करो, मैं ना अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत डर्टी हूँ, मुझे ना ये सब बहुत डर्टी लग रहा है, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो रोता जा रहा था और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वांगजी उसे बहुत देर उसने समझाने की कोशिश की कि विंग सुनो, मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ विंग, या कुछ भी डर्टी नहीं है विंग। पर विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ था, मतलब बहुत दुखी था और खुद से नाराज़ था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था अपनी बॉडी। तो वांगी ने बहुत तेज़ी से विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और तेज़ी से उसे तेज़ी से हिलाते हुए, बहुत तेज़ी से झकझोरते हुए बोलता है, विंग चुप हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, खबरदार जो अब तुमने एक भी आवाज़ अपने मुँह से निकाली, वरना तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं होगा। एकदम इतनी उसकी डीप वॉइस और इतनी ज़्यादा चीखती हुई, इतनी ऊंची आवाज़ में जब विंग से वांगजी ने बात की, तो विंग एकदम से जो सिसकियाँ ले रहा था वो अपनी जगह बिल्कुल चुप, एकदम शांत हो गया। और वो अपनी अपनी रोती हुई, भरी हुई आँखों से, आंसुओं से भरी हुई आँखों से वांगजी की तरफ देखता है। तो वांगजी ना इतना ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में उससे बोल रहा था कि एकदम शांत, बिल्कुल चुप, और खबरदार जो तुमने अब अपनी बॉडी में एक भी तुमने अपने आप को रब किया या फिर अपने आप को चोट पहुंचाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तरह उसने डांटते हुए विंग को बहुत ज़ोर से डांटा। विंग वहीं बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने विंग को उठाया और विंग को जो बाथरूम है वहाँ लेकर के गया अपने वॉशरूम में, और जो टब था उस टब को पानी से फिल किया। हल्का हल्का वार्म वाटर था, ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर किया, और उसने बोला कि अब अपने क्लोथ निकाल करके इस पानी के अंदर चले जाओ। तो विंग तो पहले देख रहा था वांगजी की तरफ और पूरा शेक कर रहा था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वांगजी का वो कोल्ड ऑरा और इतनी डीप वॉइस से वो बहुत ज़्यादा डर गया था वांगजी की उस तरह देख करके। वांगजी कहता है फिर गुस्से में कि क्या देख रहे हो, जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, अपने क्लोथ निकाल करके इस वाटर में जा करके तुम अच्छे से शावर लो पहले, गो, तब तक मैं आता हूँ। तो वांगजी फिर वहाँ से चला गया और विंग ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने क्लोथ को निकाला, और फिर इसके बाद वो उस बाथ टब में अपने आप को उसने चला गया, उस बाथ टब पे बैठा। फिर इतना अच्छा लगा उस बाथ टब पे, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डर्टी उसे फील हो रही थी ना, तो बाथ टब पे ही जा करके उसने अपने आप को रिलैक्स फील किया। विंग को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था, उसने अपनी आंखें बंद की और उस पानी से अपना फेस वॉश किया। इसके बाद अपनी बॉडी को हल्का हल्का वो रब करने लगा। थोड़ा ही देर में वांगजी आया, उसके हाथ में एक टॉवल थी और उसने एक बाथरोब लिया हुआ था अपने हाथों में ही। उसने जब देखा कि विंग किस तरह अपने आप को रब कर रहा है, वो अभी भी रो रहा था और अब धीरे धीरे रो रहा था, चुप शांति से, कि कहीं फिर से ना वांगजी याद आए। तो कुछ धीरे धीरे रोते हुए अपने आप को, अपनी बॉडी को क्लीन कर रहा था। वांगजी ने उसको बिना देखे ही कहा कि अब तुम बाहर निकलो और जो ये जो मैंने तुम्हें क्लोथ दिया है इसे तुम अपनी बॉडी में पहन के अच्छे से बाहर निकलो, इस बाथ रोब को पहन करके बाहर निकलो। तो विंग ने देखा तो 2 मिनट तो वो देखता ही रहा, कुछ नहीं बोला। फिर वांगजी ने फिर उससे गुस्से से कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, निकलो बाहर। तो विंग कहता है मैं ऐसे कैसे निकलूँ, मैंने कुछ नहीं पहना है और आप। तो वांगजी कहता है कि मैं ये तुम्हें क्लोथ दे रहा हूँ ना, इसे पहनो और बाहर निकलो। तो फिर विंग खड़ा हुआ और उसने, वांगजी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, उसने फेस अपना टर्न कर लिया था। विंग ने अब जो वो क्लोथ दे रहा था बाथरोब, उस बाथरोब को उसने अपनी बॉडी से लपेटा, पहना अच्छे से, उसने उसकी बैंड बांधी और फिर उसने कहा कि हो गया। वांगजी ने उसकी तरफ देखा और कहता है आओ मेरे साथ। वो बाहर आया, उसने बाहर उसे बिठाया और उसकी बॉडी को एक ब्लैंकेट में नीचे साइड से उसकी लोअर बॉडी को पूरा कवर किया, और फिर ऊपर से बाथरूम को उसने निकाला और जो ऑइंटमेंट था उसे लगाया। तो विंग कहता है कि नहीं, ये सब मैं कर लूँगा। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हें पहले दे करके गया था ना, तुम्हें करना होता तो कर लिया होता, और इतना ज़्यादा रोना धोना किस लिए, क्यों रो रहे थे तुम। तो विंग कुछ नहीं बोला, एकदम चुप रहा, और वो बस वो वांगजी की तरफ ही देख रहा था। फिर उससे पूछता है वांगजी से कि आप। तो वांगजी कहता है मैं क्या, अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है मैं क्या। कहता है आप कौन, मैं यहाँ आपसे मेरी वेडिंग हुई है ना, पर मेरी वेडिंग तो पहले ही एक अंकल से हुई थी, तो वो मैंने उसका मर्डर कर दिया। इतना बोलते हुए वो रोने लगा। तो वांगजी कहता है नहीं, तुमने मर्डर नहीं किया, तुमने जो कुछ किया अपनी सेफ्टी के लिए किया। वो जो व्यक्ति जो कर रहा था तुम्हारे साथ, तुमने अपने आप को बचाने के लिए किया। तो ये ना मर्डर नहीं हुआ, तुमने कोई उसका मर्डर नहीं किया है। तो विंग कहता है नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, मैंने उसे जान से मार दिया, मैं एक खूनी हूँ, मैं एक खूनी हूँ, आपने मुझसे शादी क्यों की, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं एक खूनी हूँ, आपने मुझसे मैरिज क्यों की। वो ना फिर से यही बार बार अपने इन्हीं शब्दों को रिपीट करता जा रहा था, फिर से बार बार इन्हीं शब्दों को, और जिससे ना वांगजी अपना इरिटेट हो गया था। उसने बोला फिर चिल्लाते हुए कि अपने कोल्ड वॉइस में डांटते हुए बोलता है कि बस चुप, मैंने कहा ना, अब ये सब बेकार की बातें करना बंद करो, तुम कोई खूनी वूनी नहीं हो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और मैंने तुमसे शादी अपनी मर्ज़ी से की है। यदि मैं तुमसे शादी नहीं करता तो आज तो तुम्हारी जो सांसें चल रही है ना, ये कब की ख़त्म हो चुकी होती, तुम अभी यहाँ जिंदा नहीं बैठे होते। मैंने तुमसे शादी तुम्हें बचाने के लिए की है। तो विंग ने उसकी तरफ देखा, कहता है बचाने। तो वांगजी कहता है ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम रेस्ट करो। उसकी बॉडी अच्छे से उसने, जहाँ भी उसकी चोटें लगी हुई थी उसे अच्छे से उसने दवा लगाई,
और उसने कुछ अपनी ही एक शर्ट वगैरह उसे निकाल के दी। कहता है ये लो, इसे तुम पहनो। तो विंग कहता है पर आप, तो वांग जी कहता है मेरी तुम्हारी मैरिज हो गई है और मैं ना एक डॉक्टर भी हूँ, और इस समय तुम्हें देखा जाए तो तुम एक पेशेंट हो, तो तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम अच्छे से इन क्लोथ को पहन लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। विंग ने नोट किया और वांगजी फिर वहाँ से बाहर गया और जाते हुए फिर लौटा। डोर के तक पहुँचा और फिर उसने टर्न करके विंग से कहता है कि अब तुम एक भी आंसू तुमने बहाए या तुमने रोए या तुमने कुछ भी अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी इतना कोल्ड वॉइस में उसने बोला तो विंग एकदम से चुप हो गया और उसने नोट किया कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसने इस तरीके से नोट किया। वांग जी वहाँ से गया बाहर। जब वो बाहर निकला तो उसने बाहर देखा ना कि बाहर लैन चैन और जियांग चैंग ये सभी लोग वहाँ खड़े हुए थे, और उनके डैड और अंकल भी थे वहाँ पर खड़े थे। तो चैन जल्दी से सामने आए और पास आए और आगे बढ़कर बोलते हैं वांग जी क्या हुआ, विंग ठीक है ना। तो वांग जी कहता है विंग आपने, तो वो कहता हाँ वो तुम चिल्ला रहे थे ना तो मैंने उसका नाम सुना और तुमने ही तो बताया था नीचे कि उसका नाम विभूषियान है, तुम उसे विंग कहते हो। तो वांग जी कहता है मैं नहीं कहता, उसके घर वाले उसे सब विंग कहते हैं, तो मैं भी विंग ही कहता हूँ, विंग ज़्यादा ईजी है, मतलब विभूषियान। तो जो जियांग चैंग कहते हैं क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, अब ये बताइए कि वो ये ऐसा क्यों चिल्ला रहा था, ठीक है ना। तो वांग जी कहता हाँ वो ठीक है। और जो जियांग चैंग से कहता है आप जा कर के ना भीम के लिए कुछ खाना ले आइए, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो थोड़ा अपने आप से ही अभी तो मुझे लग रहा है भी हर्ट है, और जो कुछ उसके साथ हुआ है ये सब एक सदमा है, बहुत बड़ा उसे लगा है और उसे अब नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा। तो जो डैड हैं उसके चिंगे जुन वो बोलते हैं कि कैसे लड़के से तुमने शादी की है, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रह पाएगा, तुम जानते भी हो इसके बारे में कुछ भी, इससे अच्छा तो वही थी मिंजी ही थी जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी। तो वांग जी कहता है कि प्लीज़ डैड अब आप ये सब बातें करना बंद करिए, मैंने कहा ना ये सब बातें बंद करिए, मैंने कह दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब बार बार आप क्यों उसका नाम लेते हैं मिंजी का। तो चिंगे जो चिरैन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है हम कोई बात नहीं करते, तुम इस लड़के का ख्याल रखो, हम जो कुछ होगा अब हम सुबह बात करेंगे। वहाँ से चिंगे जुन और लैन चिरैन है वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर इसके बाद से चैन कहते हैं कि वांग जी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्या तुम अभी बात करोगे। तो वांग जी कहता है कि नहीं, नो ब्रदर गगा, अभी मेरा ना बहुत हेडक हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, प्लीज़ आई एम सॉरी, अभी मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो लैंस चैन ने वांग जी को देखा ऊपर से नीचे तक कि हाँ वो भी ना बहुत थका हुआ लग रहा था और उसकी हालत भी ना कुछ ठीक नहीं थी। वांग जी की इतना भाग दौड़ और लोगों से वहाँ मिलना, इस तरीके की बातें, फिर ये वेडिंग, उन सब से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट परेशान हो गया था। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है वांग जी तुम रेस्ट करो, हम सुबह बात करते हैं। यहाँ विंग ने अपने क्लोथ वगैरह जो वांग जी ने शर्ट दी थी उस शर्ट को पहना और अपने आप को जो ब्लैंकेट था उससे कवर किया खुद को, और ब्लैंकेट में जो सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी ना उसे अपनी नोज में लगा के उस स्मेल को लेने लगा, फील करने लगा और अपनी आंखें बंद करके बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था उस सैंडलवुड की स्मेल के साथ। उसे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, और सोच रहा था अपने मन में कि ये जो मेरे हस्बैंड है, मेरे जांगफू हैं, जो मेरी शादी हुई है, ये कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सेव किया, उन्होंने मुझे बचाया, मेरी जान बचाई, सच में मेरे जांगफू बहुत अच्छे हैं। अपने मन में यही सब चल रहा था, उसको सोच रहा था। और जो वो मैन था पहले वो कितना दुष्ट था, वो क्या करना चाहता था मेरे साथ, ये सोचते ही ना उसकी आंखें फिर से भर आईं। फिर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वांग जी का जो अभी ये कोल्ड फेस इतना इतना नाराज़ था और वांग जी इतना चिल्ला रहा था, उसको वही याद आया कि कितना ज़्यादा ये गुस्सा करते हैं। अभी इतने में जियांग चैंग आया, उसने गेट नॉक किया तो वांग जी बाहर ही वहीं खड़ा था। उसने कहा आप आ गए। तो जियांग चैंग कहता है हाँ ये लो, मैं उसके लिए खाना ले आया हूँ। तो वांग जी ने खाना लिया और कहता है कि ठीक है अब आप भी जा कर के रेस्ट करिए।
वहाँ से जैंग जैंग चला गया। वांग जी अंदर आया और उसने देखा कि विंग अब बहुत ही शांति से बैठा था, अपनी आंखें बंद करके। जो सैंडलवुड की जो स्मेल है वो ब्लैंकेट्स में ही ले रहा था, तो अपना पूरा सर ना ब्लैंकेट के अंदर ही उसने से पूरा घुसा के रखा हुआ था। तो वांग जी ने देखा और बोलता है, विंग तुम ठीक हो? तो विंग कहता है, विंग ने देखा और ऊपर सर उठा के देखा कि वो खड़े हैं, वांग जी हैं। तो उसने हाँ में सर हिलाया। उसके सामने उसने एक छोटी सी टेबल रखी वांग जी ने, और कहता है, ये लो तुम कुछ खाना खा लो और इसके बाद तुम फिर आराम करो। अपना टेबल रखी, उसने फूड रखा और विंग, और इसके बाद बोल के विंग ना उस ब्लैंकेट को हटाया, खाने की तरफ देखा, उसे बहुत भूख लग रही थी। तो उसने सीधे देखा और बिना कुछ सोचे समझे सीधे खाना खाना शुरू किया। और जब वांग जी ने देखा कि विंग किस तरह खाना खा रहा है, तो वहाँ से वो गया, उसने कुछ अपने कपड़े लिए और बाथरूम में जा कर के अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उसने एक लॉन्ग बाथ लिया, शावर लिया। इसके बाद वो रेडी होकर के बाथरूम के अंदर से अपने कपड़े वगैरह सब पहन के वो आया, नाइट सूट। और उसने कहा कि वी तुम यहाँ सो जाओ, मैं यहीं बगल में ही हूँ स्टडी रूम में, तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो विंग ने हाँ किया और वो जो थाली थी उसे उठा करके, खाने की प्लेट उसे वो उठा करके बोल रहा था कि धीरे से कहता है कि इसे मुझे कहाँ रखना है जांगफू? तो वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? तो कहता है, ये प्लेट मुझे कहाँ रखना है? तो वांग जी कहता है, नहीं तुमने अभी मुझे क्या कहा? तो कहता है, मैं जांगफू और मैं क्या कहूँगा? तो वांग जी ना कोल्ड वॉइस में बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा जांगफू नहीं हूँ, तुम मुझे जांगफू मत कहना, तुम मुझे गगा कह सकते हो, ठीक है? तो विंग ने उसकी तरफ देखा और कहता है कि क्यों, मैं जांगफू क्यों नहीं कह सकता? आपने कहा ना कि मेरी आपसे शादी हुई है, तो आप मेरे जांगफू हुए और मैं आपका जीजी। तो वांग जी कहता है, नहीं, मैंने शादी की है, लेकिन ये शादी ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मैंने की है, जो कि मैंने सबके सामने तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सेव करने के लिए शादी की थी। तो मैं तुम्हारा जांगफू नहीं हूँ, तुम मुझे गगा कह सकते हो। तो विंग को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि शादी तो शादी होती है, अब बचाने के लिए, सेव करने के लिए, कि ये क्या कोई अलग शादी होती है? उसे समझ नहीं आया। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पर मुझे जांगफू तो ज़्यादा सही लगता है। और सभी मैंने सुना है जिन जिन लोगों की शादी होती है वो सभी ना अपने 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 हस्बैंड को, अपने जांगफू को, जिससे शादी होती है वो उन्हें जांगफू ही कहते हैं। तो मैं भी तो आपको जांगफू ही कहूँगा, आप मेरे जांगफू हैं। तो वांग जी कहता है थोड़ा सा इरिटेट होते हुए, बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा जांगफू नहीं हूँ, तुम मुझे जांगफू नहीं, तुम मुझे गगा कह सकते हो, ओके, ओनली गगा, नॉट जांगफू। तो विंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, पर शादी तो हुई है ना हमारी। तो वांग जी कहता है कि तुम जाओ, तुम जा कर के सो जाओ, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें बाद में समझाऊँगा, और अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है? विंग ने हाँ किया और वो जा कर के बेड में लेट गया। इसके बाद वो वांग जी ना बाहर जाने लगा एक बुक लेकर के। तो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्यों, तुम्हें कुछ काम है? तो विंग ने कुछ नहीं कहा और वो लेट गया चुपचाप। वांग जी थोड़ा देर बाहर गया और बाहर बालकनी थी रूम के बाहर, वहाँ जा कर के थोड़ा देर बैठा। उसने जो उसकी बुक थी उसने वो कुछ देर बुक रीड की। इसके बाद वो रूम के अंदर आया, करीब 30 मिनट बाद देखा तो विंग सो चुका था। अपने अपने कबर्ड से उसने एक ब्लैंकेट लिया, एक पिलो ली विंग के बगल से, और जा कर के जो वहाँ सोफ़ा पड़ा हुआ था उस सोफ़े में उसने अपनी पिलो रखी, ब्लैंकेट रख के उस सोफ़े में वो वहीं सो गया। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं कि विंग जब उसकी आँख खुली तो वो अपने रूम में था और वो पूरी तरह से अकेला था। उस रूम में उसके अलावा और कोई नहीं था। और यहाँ नीचे ना सभी लोग बैठे हुए थे। जो हॉल था, डाइनिंग टेबल थी वहाँ पर, डाइनिंग टेबल के पास में ही सभी बैठे थे खाने के वेट में। तो कुछ सर्वेंट आकर के वहाँ खाना रखते हैं, वहाँ वांग जी भी बैठा था। तो जो चिंगे जुन कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारा अब फैसला हो चुका है, राइट? तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा, कहते हैं, राइट, कैसा फैसला? तो चिंगे जुन कहते हैं, तुमने अपने पसंद से वेडिंग की है तो तुम अब उसे निभाओगे, ठीक कहा ना मैंने? तो वांग जी कहता है, हाँ, मैं कल से यही तो कह रहा हूँ।
तो जो लैन सिचैन कहते हैं कि डैड अब आप बात को छोड़िए ना इस बात को, और जो मिस्टर मिंग है वो भी जा चुके हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और जो ये आया है, जो बॉय आया है जिससे शादी की है वांग जी ने, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंघे चुन कहते हैं क्या तुम उस छोटे से जो बॉय है उसके साथ में, वो तुमसे कितना छोटा है तुम्हें कुछ पता है। तो वांग जी कहता है आप उससे मिले, आपने उससे बात की, और कितना भी छोटा हो इससे आपको क्या मतलब है, अब मेरी वेडिंग हो चुकी है। तो कहता है मुझे मतलब क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं इस शादी को नहीं मानता। ये इस तरीके की शादियाँ कोई शादी नहीं होती वांग जी। ये तुम और सिर्फ ये तुम्हारी जिद है कि तुम्हें मिंजी से शादी नहीं करनी थी। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हें मिंजी से शादी नहीं करनी, तुम मिंजी के अलावा किसी और लड़की से शादी कर सकते हो, क्योंकि ये तो शादी तुम्हारी मानी नहीं है। मैं इस शादी को नहीं मानता, क्योंकि ये जिम्मेदारी और इस तरह ज़बरदस्ती की शादी, किसी को सेव करने के लिए शादी, ये सब बेकार की शादियाँ होती हैं वांग जी। तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। इसी तरह बातें कर रहे थे, इसमें ना तभी एक जो उनकी टेलीफोन रखा था उसमें रिंग बजती है आकर के। तो जो लैन सिचैन है वो कहते हैं मैं देखता हूँ जाके। लैन सिचैन ने जाके उसको फ़ोन उठाया, और जब फ़ोन उठा के उनने बात की तो वहाँ से मिस्टर मिंग बोल रहे थे। उन्होंने कहा हेलो। तो लैन सिचैन कहते हैं हाँ कहिए अंकल आप। तो मिस्टर मिंग ना बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और कहते हैं कि सिचैन चिंगे जुन कहाँ है, मुझे मुझे उनसे बात करनी है, और वांग जी है घर पे। तो बोलते हैं हाँ वांग जी भी है, हम सभी लोग हैं। तो जियांग चैंग पूछता है क्या बात है। तो जो जो जैंग फैमिया ने वो भी देखते हैं सभी लोग, क्योंकि जो लैन सिचैन है वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। तो चिंगे जुन जल्दी से आए, उठ के कहते हैं मुझे दो फ़ोन। उन्होंने फ़ोन लिया और बोलते हैं हाँ कहिए मिस्टर मिंग क्या हुआ। तो मिस्टर मिंग कहते हैं कि मिस्टर लैन, जो मेरी बेटी है ना जंग मिंजी ने अपने हाथ की नस काट ली है। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ और वो इस समय हॉस्पिटल में है, अभी तक उसे होश नहीं आया है कल रात से। आप लोग प्लीज़ जल्दी हॉस्पिटल आएंगे। वो बेहोशी में बिना सिर्फ और सिर्फ वांग जी का ही नाम ले रही है। तो वो ने जब सुना ना चिंगे जुन ने, वो कहते हैं कि हाँ हाँ आप परेशान मत होइए, हम लोग ना अभी पहुँचते हैं हॉस्पिटल। इतना कह के उन्होंने फ़ोन रखा, और फिर जब सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे तो कहते हैं अब तुम खुश हो गए। क्यों क्यों वांग जी, अब तुम्हें खुशी हुई। तुम चाहते थे ना कि मिंजी से शादी ना करो। मिंजी ने अपने हाथों की नस काट ली है, यदि उसे कुछ हो गया ना तो जीवन भर के लिए हम सबको कलंक लगेगा। आखिरकार मैंने जो उनसे प्रॉमिस किया था कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करेगा, देखो उस बात का क्या असर हुआ है मिंजी के ऊपर। वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें किसी की फीलिंग, किसी की इमोशंस की कोई कदर कभी नहीं रही ना, कभी भी नहीं। तुम्हें किसी की क्या, मेरी भी नहीं रही, तो मिंजी की तुम्हें क्या होगी। तो ये सब सुन करके वहाँ सभी लोग थोड़ा देर तो चुप हुए, और जो चिरैन है वो कहते हैं चिंगे जुन तुम शांत हो जाओ, हम लोग चलते हैं। मिंजी को कुछ नहीं होगा, वो ना ठीक हो जाएगी। वांग जी कहता है कि हाँ डैड आप परेशान मत होइए। तो चिंगे जुन कहते हैं कि यदि मिंजी को कुछ हो गया ना वांग जी, तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको जैसा भी लगे पार्ट आप बताइएगा। बाय।